वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 14 दिसंबर 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड जो है वो काफ़ी एंजॉय किया होगा। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, कहते हैं नेल्सन मंडेला। खास करके जब आप स्टार्टिंग फेज में होते हैं, किसी चीज़ की आपने शुरुआत की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की शुरुआत की तो स्टार्टिंग के फेज पर आपको यही लगेगा कि ये तो एक नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है। क्या मैं ये कभी कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी? ये सारे विचार आना जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग फेज पर। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जब तक हम अचीव ना कर ले उस चीज़ को, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कई बार आपने सुना होगा जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया। उनको यकीन नहीं होता, यकीन इन द सेंस कि उन्होंने मेहनत की है, लेकिन एंड तक यही लगेगा कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, एंड दैट इज़ एक्शन। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज। आज 50% डिस्काउंट की लास्ट डेट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको testiq.in पर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। अगर आज का वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनोवेशंस फॉर क्लीनर एयर। हमारे देश में 250 जितने कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं और 800 जितने एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ को हम नाप नहीं सकते, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस प्रॉब्लम की गहराई या फिर उस प्रॉब्लम की क्वांटिटी को नहीं समझ पाते, तब तक उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है वो आज के ज़माने में बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। और यू नो डियर फ्रेंड्स, हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो हैं, अनफॉर्चुनेटली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से हमारे देश के शहर हैं। अगर टोटल 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ को देखें तो उसमें 15 जो हैं वो हमारे देश के होंगे। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। उनको बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती है, लंग कैंसर एंड सो मेनी अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसकी इम्पैक्ट परिवारों के ऊपर, इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, राइट, कितनी ज़्यादा होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। बजट एलोकेशन इंक्रीज़ हुआ है। 2018-19 में जो बजट दिया जा रहा था, या फिर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो पैसे हम खर्च कर रहे थे, उसको 2020-21 में काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। दैट इज़ अ गुड थिंग। हमारे देश में एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी एस्टैब्लिश किया गया है, और ख़ास करके जो एनसीआर और उसके इर्द गिर्द का एरिया है, वहाँ पर अगर कोई पोल्यूटर हैं तो उनको सज़ा देना, फाइन्स लगाना, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। BS4 में से BS5 नहीं, डायरेक्टली BS6 में सुप्रीम कोर्ट ही हमें लेकर गई, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से जो जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर होंगे, नए व्हीकल्स, वो BS6 होने चाहिए। तो दैट्स ए गुड थिंग। ई मोबिलिटी के ऊपर भी काम चल रहा है। कुछ दिनों पहले हम पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, एयर पोल्यूशन, और हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में पोल्यूशन होता है चूल्हे की वजह से, राइट। ये लकड़ी और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो बहुत सारे घरों में आज भी खाना बनाने के लिए होता है, पानी गर्म करने के लिए जो होता है, तो ये चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा इंडोर एज वेल एज आउटडोर पोल्यूशन होता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, ये बहुत सारे गांवों तक, बहुत सारे घरों तक पहुंच गई है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सेलिएंट फीचर्स क्या है, राइट। सेलिएंट फीचर्स यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। ये योजना बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रिवीजन भी हो जाए, तो डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च और स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जो फैसिलिटीज़ जैसे कि BS6 हैं, फिर ई मोबिलिटी
उज्ज्वला योजना, ये लॉन्ग टर्म आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी है जिससे हम इमीडिएटली चीज़ों को सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल, ये जो स्टबल बर्निंग है उसको रोकने के लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशन सामने आया है, पूसा बायो डीकम्पोजर। जो रेसिड्यू होता है इस पैडी का, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है 15 से 20 दिनों में। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है इसका। फिर यूएनडीपी ने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप लेड इनोवेशंस को भी प्रमोट करने की बात बताई है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है जिससे हम पोल्यूशन को रोक सके। फॉर एग्जांपल, जियो एआई प्लेटफॉर्म, जीईओ, राइट, जियो एआई प्लेटफॉर्म जो हैं, ये जो ईंट बनाने की जो भट्ठियाँ होती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, हमारे देश में 37,000 जितनी ऐसी भट्ठियाँ जो हैं उनको मैप कर लिया है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसी ब्रिक नील है कि जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है या फिर जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, तो फिर अलर्ट मिल जाता है और वहाँ पर जाकर फिर हम एक्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी इसमें, बेसिकली ये जो जियो एआई प्लेटफॉर्म है, एज यू नो, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई का ही इस्तेमाल किया है। तो वी नीड टू प्रमोट दिस सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इस प्रकार की कंपनीज, इस प्रकार के इनोवेटर्स को प्रमोट करना है, उनको पैसे प्रोवाइड करना या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये सरकार का काम है। ऐसी पॉलिसीज़ हम डिज़ाइन करें जिससे हम इस प्रकार के इनोवेशंस को प्रमोट कर सकें। और गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है इसमें ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये सारी एआई और ये सारे जो नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं, ये स्टार्टअप्स, ये ऐसे इंडिविजुअल्स जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो बने ही इसीलिए हैं कि वो दुनिया को कुछ दे सके, कुछ नया दे सके। तो यू वोंट फाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल इन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट में कोई ऐसी जॉब नहीं है कि आप एआई बनाइए। डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक स्टार्टअप या फिर एक प्राइवेट प्लेयर में ही मिलेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हैं तो वो प्राइवेट प्लेयर्स उसका इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजीज़ बनाया। इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। समथिंग दैट वी आर डूइंग विथ स्पेस टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स नेट ज़ीरो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल, ये भी एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लास्ट वीक 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, राइट, या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है, पेरिस एग्रीमेंट, इसकी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की यूके, फ्रांस और यूएन ने मिलकर। 126 देश हैं दुनिया के जिन्होंने फॉर्मली पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है। एज वी नो डियर फ्रेंड्स कि पेरिस एग्रीमेंट का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि दुनिया को जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। कोशिश यही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। लगता यह है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच जाएंगे अगर जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो। बहुत सारे देशों ने रिकमिटमेंट दिया ये 5th एनिवर्सरी के ऊपर कि फॉर एग्जांपल चाइना ने ये बताया कि 2060 तक चाइना जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हम अभी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, और इस आर्टिकल में भी आपको यही देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ ऑफन अंडर एस्टिमेटेड इज द चेंज इन द इकोनॉमिक डायनामिक्स ऑफ टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जांपल सोलार पैनल्स हैं, सोलार टेक्नोलॉजी है, तो ये जो इक्विपमेंट्स है सोलार के साथ जुड़े हुए, ये एक प्रकार के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही है। इनकी वजह से ही हम फ्यूल और ये फॉसिल फ्यूल और इन सारी चीज़ों को छोड़कर धीरे धीरे रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2019-20 के अंत तक हमारे देश की सोलार कैपेसिटी थी 34.62 गीगावाट। ये आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए, या आपको याद रखना भी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 तक हमारा टारगेट है कि हम 100 गीगावाट जो हैं ये सोलार एनर्जी से प्रोड्यूस करें। 100 गीगावाट, तो इसमें से 34.62 हमने अचीव कर लिया है। अभी भी 65 जितना अचीव करना है। तो
वी हैव 2 years टू गो। ये 34.62 जो है वो हमने पिछले 3 सालों में अचीव किया। देखते हैं कि आने वाले 2 सालों में क्या हम 65 गीगावाट को ऐड कर पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सोलर की जो प्राइस है, मींस पर यूनिट कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी बहुत कम हुई है। यू नो द लेटेस्ट बिड जो हुई थी, मैंने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में इसको डिस्कस किया था, इट वाज ₹2 पर यूनिट। तो इट्स गुड राइट कि इसकी प्राइस जो है वो कम होती जा रही है। एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन का कहना यह है कि 2050 तक दुनिया जो है वो एनर्जी का कंजम्पशन डिमांड जो है वो 15% ड्रॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, इनफैक्ट उस टाइम पर हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज होगी कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। इट्स लाइक आज तक हमने नॉर्मल बल्ब्स इस्तेमाल किए, लेकिन जब से ये LEDs आए तो बिल्स जो हैं वो कम हो गए। तो इस प्रकार के इनोवेशंस जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। UNEP का कहना ये है कि 2019 में जी ये जो अलग अलग ये कोविड-19 और 2019 और उसके बाद जो लॉकडाउन्स आए 2020 में मोस्टली सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग नेशंस में, तो इसकी वजह से टोटल जो एमिशन है CO2 का एमिशन वो 7% कम रहेगा इस साल। ओवरऑल बॉटम लाइन यही है कि जो नेट ज़ीरो ये अचीवेबल है, राइट, इट इज़ अचीवेबल ऑफ कोर्स, अगर दुनिया मिलकर काम करे तो यस डेफिनेटली इट इज़ अचीवेबल। फिर डेंजरस एम्पास, इट्स अबाउट इंडिया एंड चाइना। विंटर की शुरुआत लद्दाख में हो चुकी है। दोनों देशों के बीच में लास्ट जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई, दैट वाज द 8th मीटिंग, और ये हुई थी 6 नवंबर 2020 को। तो अब देखिए आज 14 दिसंबर है, तो 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त, 1 महीना और 1 हफ्ता, यू कैन से 5 वीक्स हो चुके हैं। आज तक अभी मीन्स दूसरी मीटिंग नहीं हुई है, और अभी भी कोई ख़ास ऐसा रोड मैप तैयार नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये दोनों देश जो हैं वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी एक इंटरव्यू में, आई थिंक इट वाज टेकन ऑन 2 दिसंबर या समथिंग, लेकिन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि पिछले 30-40 सालों के रिलेशनशिप को देखें तो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ में से इंडिया चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ, मीन्स ये जो रिलेशन है इंडिया चाइना का, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ से गुजर रहा है। पिछले 30-40 सालों का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ जो है ये वाला है जो LAC का स्टैंड ऑफ है। उन्होंने ये भी बताया कि चाइना ने जानबूझकर हज़ारों ऐसे अपने सैनिक जो हैं, 10,000 20,000 जितने सैनिक जो हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय कर लिए हैं। तो चाइना एक प्रकार से बातचीत भी कर रहा है, दूसरी तरफ ये एक प्रकार की गेम जो है वो चाइना खेल रहा है, जो हमारे दोनों देशों के रिलेशन के लिए बहुत ही एक दुखद बात है। द शार्प एक्सचेंज लास्ट वीक अंडरलाइन द perilous state of relations and the long road ahead towards restoring normalcy, which India has made clear is predicated on peace on the border. भारत ने ये चीज़ क्लियरली बता दी है कि रिलेशनशिप में अगर बॉर्डर के ऊपर पीस या फिर शांतिमय वातावरण नहीं होगा तो भारत और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। पहले ऐसी सिचुएशन थी, पहले हम ये कहते थे कि लेट्स कैरी ऑन डूइंग बिजनेस, चलो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन में एक दूसरे की मदद करते हैं, और बॉर्डर का इश्यू जो है उसको साइड में रखते हैं, राइट। वो हर्डल उसको इश्यू नहीं बनाते, दूसरे एरियाज पर फोकस करते हैं। अब भारत ने ये बताया है कि अगर बॉर्डर के ऊपर शांतिमय वातावरण नहीं रहा तो पूरा जो जितने भी स्पेक्ट्रम है रिलेशनशिप के, जितने भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ये सारी की सारी ब्रांचेस के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बताया कि फुल डिसएंगेजमेंट जो है वो इमीडिएटली नहीं हो पाएगा। उन्होंने क्लियरली बताया कि इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है। सुमदोरोंग चू क्राइसिस जो है 1986 में हुई, तो 9 साल लगे इसको सॉल्व होने में। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर हो गई है LAC के ऊपर, तो हो सकता है 10 साल 15 साल भी लग जाए
इसको सोल्व होने में, और अगर सोल्व हो जाए तो 6 महीनों के अंदर भी हो जाए, यू नेवर नो। तो हमें एक लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन जो है वो रखनी है, यही इंडिकेशन मिल रहा है MEA के स्टेटमेंट में से। द स्लो मूविंग टॉक्स ऑन LAC, बोथ साइड्स आर येट टू शेड्यूल द नेक्स्ट राउंड। 8th राउंड हुआ, when did I say it? वो हुआ 8th राउंड हुआ 6 नवंबर, और अभी भी कोई मीटिंग नहीं हुई है, और मीटिंग होती भी है तो दूसरी तरफ अगर चाइना ज़्यादा अपनी फ़ौज जो है उसको वहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉय कर देता है तो फिर चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। तो इट इज़ ऑन चाइना, उन्होंने शुरुआत की थी तो उनको ही ख़त्म करने का भी फर्स्ट स्टेप जो है, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने का फर्स्ट स्टेप भी उनको उठाना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप जो है ये टेक्नोलॉजिकल जायंट्स, दुनिया के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी जायंट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि फेडरल ट्रेड कमीशन, फिर 46 यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल्स ने मिलकर, आपके लिए एक प्रश्न है कि USA में टोटल कितने स्टेट्स हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 46 यूनाइटेड स्टेट्स, USA के 46 अटॉर्नी जनरल्स ने, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, टेरिटरी ऑफ गुआम है, तो इन्होंने मिलकर एक लॉ सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है USA की कोर्ट में, और ये बताया है कि ये जो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है फेसबुक, वो एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये सारे मिलकर जिन्होंने कंप्लेन की है, उन्होंने फेसबुक के ऊपर ये कंप्लेन की और कहा है कि फेसबुक हर बार ये करती है कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेती है फेसबुक जिससे यूज़र्स को नुकसान होता है, एडवर्टाइजर्स को नुकसान होता है, कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर देती है और इनोवेशन को भी रोकती है फेसबुक। तो ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया है? क्योंकि जब व्हाट्सएप फेमस हो गया तो फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। इंस्टाग्राम जब फेमस हो गया तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया, यू नो। तो इससे हुआ ये कि जब जो बड़ी कंपनी है, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग कि बड़ी कंपनीज जो होती हैं, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा शायद, पता नहीं कि सुना होगा नहीं, लेकिन आपने कहीं पर पढ़ा होगा, इस कंपनी का नाम है 3M। ये 3M जो है ये एक बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, इसको कहा जाता है कि ये एक बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है। ऑफ कोर्स बहुत सारे 3M के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही कॉमन हैं, राइट। जैसे आपने जो स्टिकी पेपर्स देखा होगा ऑफिस में, एक छोटा सा ऐसे पेपर का बंडल होता है, छोटे छोटे ऐसे पेपर्स होते हैं और वो स्टिकी होते हैं। आप इसको निकाल, आपने इसके ऊपर कुछ लिख लिया आज का टू डू लिस्ट, और फिर ये पेपर को निकाल कर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन का जो एक कोना है वहाँ पर चिपका दिया ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, राइट। येलो कलर के, लाइट येलो कलर के ये पेपर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल हैं। तो ये स्टिकी नोट्स जो हैं, मीन्स यू वुड बी थिंकिंग कि ये क्या स्टिकी नोट्स की बात हो रही है, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट। दुनिया के कितने सारे देशों में ये प्रोडक्ट जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो ग्लू है इसका, ये बनाया 3M के एक व्यक्ति ने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनोवेटिव चीज़ें। तो 3M ने क्या किया, 3M इतनी बड़ी हो गई है कि वो ऐसे कोई भी इनोवेशन दुनिया में देखती हैं, ऐसे कोई कंपनी, ऐसे कोई व्यक्ति, तो उनको ख़रीद लेती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, या फिर उन्होंने कोई नई चीज़ बनाई तो 3M इस प्रकार से बड़ी होती जाती है, और फाइनल प्रोडक्ट किसके नाम पर आएगा, 3M के नाम पर। इन द सेम वे व्हाट्सएप की शुरुआत किसी और ने की, व्हाट्सएप काफ़ी फेमस हो गया, फिर फेसबुक ने ऐसी ऑफ़र की कि व्हाट्सएप का जो मालिक था या फिर जो उनके जो भी ऑनर्स थे, उनको लगा कि दिस इज़ ए वेरी बिग डील, इतनी बड़ी बिग डील हमें नहीं मिलेगी, और उन्होंने ख़रीद लिया। सेम थिंग गोज़ विद इंस्टाग्राम। अब हुआ क्या कि इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों फेसबुक के हो गए, तो फेसबुक नॉट एज अ कंपनी, बट ये जो फेसबुक उनका प्रोडक्ट है, उनको ख़तरा अगर इंस्टाग्राम से होता, व्हाट्सएप से होता, तो ये नहीं होता। इनफैक्ट उनको अब उनका फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़, ऐसी चीज़ें जो है, इससे फेसबुक इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है
कि अब देखिए एक साल में $70 बिलियन कमाए और मार्केट कैपिटलाइजेशन है $800 बिलियन। तो दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश जो हैं वो घबरा रहे हैं कि अब ये कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएगी कि कल जाकर ये बहुत सारी चीज़ों को खुद संभालें। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ, लेकिन फिर भी फेसबुक को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो प्रॉफिट बनाते ही रहे हैं। यूरोप और यूएसए में ये जो बिग टेक जायंट्स हैं, जिसमें गूगल आ गई, फेसबुक है, दूसरी ऐसी कंपनीज हैं, तो इनके ऊपर एंटी ट्रस्ट और दूसरे वायोलेशन, प्राइवेसी और इन सारी चीज़ों को लेकर केस भी चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं बात कर रहा था, आई थिंक लास्ट सैटरडे, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में हमने देखा कि यूरोप में अगर ये जो टेक जायंट्स हैं, उन्होंने ये जो फेसबुक हैं और दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने अगर ये टेररिस्ट और इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई पोस्ट को डिलीट नहीं किया तो फिर उनका जो ग्लोबल रेवेन्यू है उनका 6% जितना फाइन पे करना पड़ सकता है। तो यस, इट इज़ गुड कि ये सारी कंपनीज जो हैं बड़ी हो चुकी हैं, कंपटीशन को अलाइव रखना है। ये सारी कंपनीज यहाँ तक इसीलिए पहुँची हैं क्योंकि ओपन कंपटीशन थी, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन वाज अलाइव। लेकिन जब ये कंपनीज जो इनोवेशन कर करके ऊपर पहुंची है, अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर इनोवेशन नहीं होने दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। मूविंग ऑन, ए सेक्टर दैट नीड्स टू बी नर्स्ड बैक टू हेल्थ। 2020 को WHO ने ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। आज हम देखेंगे बहुत सारे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। हमारे देश में मेडिकल या फिर हेल्थ वर्कफोर्स जो है उसका टू थर्ड राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट 66% जो हैं वो नर्सिंग वर्कफोर्स हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में 1000 लोगों के बीच में 1.7 नर्सेस हैं। WHO रेकमेंड करता है 2.4, तो 43% शॉर्टेज है। हम यहाँ पर शॉर्ट हैं, राइट। इट शुड बी 1000 लोगों के लिए वी शुड हैव 2.4 नर्सेस या फिर 3 नर्सेस लेट्स से, लेकिन हमारे देश में उसकी भी एक ज़बरदस्त कमी है। फिर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, वो क्विकली हम देखेंगे। नर्सिंग एजुकेशन की बात करें हमारे देश में, तो नर्सिंग एजुकेशन जो है उसमें आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम्स, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, ये सारे रोल्स के अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो हमारे देश में होते हैं। ओके, अब 91% जितनी नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइवेट हैं और बहुत ही वीकली रेगुलेटेड हैं। ट्रेनिंग भी नर्सेज की इतनी कोई ख़ास होती नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है वो भी इतनी खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही आउटडेटेड है। फिर करियर प्रोग्रेशन और इन सारी चीज़ों को रीट्रेनिंग, ये कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं कि नर्सिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको सरकार ने कुछ लॉज बनाए, उसके बाद टच ही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया अपने हाल पर। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को देखें, उसमें भी कोई ऐसी स्पेशलिटीज़ या फिर क्रिटिकल फैकल्टी शॉर्टेजेस या फिर क्वालिटी और क्वांटिटी में कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, ये सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी फोकस नहीं है। बहुत सारे ऐसे मल्टी एंट्री पॉइंट्स हैं नर्सिंग कोर्सेज के। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आपने डिप्लोमा किया है, आपने कुछ भी क्यों ना किया हो, राइट, नर्सिंग को लेकर, आपको सेम जॉब ही मिलेगी और सेम पे ही मिलेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है नर्सिंग में तो भी आप वो हॉस्पिटल ये कहेगी आपको कि हम आपको 50,000 क्यों दें, हमें 10,000 में नॉर्मल एक नर्स मिल जा रही है, तो वाई वी शुड पे यू 50,000 या फिर 20,000 या फिर 25,000। सो अच्छा है आपसे तो हम 2 डिप्लोमा वाली नर्सेस को रख लें। तो होता यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेस जो हैं, जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने और ज़्यादा इसी फील्ड में एक इन डेप्थ नॉलेज हासिल की है, तो वो फिर दुनिया के दूसरे देशों में चले जाते हैं और हमारे देश में अच्छी नर्सेज जो हैं वो देखने को नहीं मिलती। और ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट किसके ऊपर होती है? पेशेंट्स के ऊपर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सरकार जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 में कुछ अमेंडमेंट्स लाएं। ये जो प्रॉब्लम्स हमने देखे, चाहे क्वांटिटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एंट्री लेवल, अलग अलग लेवल पर डिप्लोमा अगर किया है तो उस प्रकार से सैलरी और उनकी एक करियर ग्रोथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट करके आप नर्स बने तो आपका एक करियर ग्रोथ भी होना चाहिए ना, कि यू बिकम सीनियर नर्स। उसके बाद यू कैन इवन अप्लाई फॉर बहुत सारे देशों में
कुछ डॉक्टर्स के रोल जो हैं वो भी नर्सेस करते हैं, और ये डेवलप्ड देशों की बात है जहाँ पर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यूके। तो ऐसी कुछ सिचुएशन, ऐसी कुछ करियर पाथ जो है वो नर्सेस का होना चाहिए। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, हजारियस आइडियाज़ फॉर द हिमालयास। डियर फ्रेंड्स, चाइना ने ये अनाउंस किया कि वो एक मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा यारलुंग जोंगबो, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको तिब्बत में कहते हैं यारलुंग जोंगबो। 300 बिलियन किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी हर साल पैदा करेगा ये सुपर या फिर हाइड्रो पावर जनरेशन स्टेशन। और चाइना ने ये बताया कि इन सारी चीज़ों की वजह से हम कार्बन न्यूट्रलिटी को 2060 से पहले अचीव कर पाएंगे। एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ यारलुंग जोंगबो। और फिर जब हमारे देश में एंटर होती है, इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। अब भारत ने भी ये कहा है कि हम भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर 10 गीगावाट वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ये एक प्रकार का मैड रश है, एक रैट रेस है, कंपटीशन है दोनों देशों के बीच में। दोनों देश ये भूल गए हैं कि ये पूरा हिमालय का रीजन जो है ये एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। पिछले 20 सालों से दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। और आप देखिए कि 20th सेंचुरी की बात करें तो 15% जितने जो बड़े अर्थक्वेक हैं, 15% जितने 1900 से लेकर 2000 तक, अगर आप ये 100 सालों को देखें तो ये 15% बड़े अर्थक्वेक्स जो हैं वो हिमालयन रीजन में हुए हैं। हमारा देश 600 मेगावाट का कामेंग प्रोजेक्ट और 2000 मेगावाट का सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रहा है, और हम इसके ऊपर बहुत ही एक गर्व से हम कहते हैं कि वी आर डूइंग दिस। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 1950 में मैकमोहन लाइन जो है इस पर 8.6 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक हुआ था, जिसने तिब्बत और आसाम को बर्बाद कर दिया था। इसकी इम्पैक्ट हमें इन सारे देशों में, म्यांमार, पाकिस्तान तक देखने को मिली थी। 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया, कितने सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, $200 मिलियन का नुकसान हुआ, और 30 जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए। तो इतने बड़े अर्थक्वेक प्रोन एरिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना जो हैं वो एक प्रकार से सुसाइडल मिशन है। और अर्थक्वेक के अलावा भी दूसरे इश्यूज़ हैं, यहाँ पर रॉक स्लाइड्स हो सकते हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर डैम्स जो हैं उनको डीसिल्ट करना भी कोई लॉजिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं है। इसके अलावा ये पूरा हिमालयन बेल्ट जो है ये इकोसिस्टम से भरा हुआ, ये एक इकोसिस्टम है, कितने सारे स्पीसीज़ जो हैं वो यहाँ पर इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े डैम्स बनाकर हम पर्यावरण का नुकसान ही कर रहे हैं। लेकिन एक रैट रेस या फिर एक जो अंधाधुन कंपटीशन है उसमें दोनों देश चल रहे हैं, तो फिर कौन सुनेगा कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। मूविंग ऑन, आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? उसका एक खास नाम है, जैसे कि यारलुंग जोंगपो कहते हैं इसको तिब्बत में, भारत में हम इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। डियर फ्रेंड्स, ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स जो हमारे देश के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था। कल इसकी एक एनिवर्सरी थी और इसी दिन पर हमने शहीदों को याद किया। हमारे वेंकैया नायडू साहब ने ये बताया कि टेररिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है। 6th फेज़ DDC पोल्स का हुआ, 55% पोलिंग हुआ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को देखें तो कोविड रिकवरी 94.93% तक पहुंच गई है। फिर 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मारा गया है। और यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल प्राइज़ लॉन्च किया है बंगबंधु शेख मुजिब राइट इनके नाम पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर से आपको कई आने वाली जो प्रीलिम्स है उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिनेमा स्कोप, ये इंडिया का एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है फॉर SCO कंट्रीज़, और इजराइल और भूटान ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप डेवलप की। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के आंसर पोस्ट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन,
और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल सी यू सून, एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।